मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठी, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आपके लिए मैं पुनः जो टॉपिक लाया हूं, यह टॉपिक नगरीकरण की समस्याएं है। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नगरीकरण की समस्याएं। इस टॉपिक पर एक लेक्चर मैं पहले भी दिया हूं, और जो उसमें मैं बताया था कि इसका दूसरा भाग फिर मैं लेकर के आऊँगा इस लेक्चर का, तो वो दूसरा भाग मैं लेकर के आ गया हूं। और जो इसमें जो भी बचा हुआ बिंदु रह गया है, उस बिंदु पर आज मैं चर्चा करूंगा, और फिर यह क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो मैं पूर्व का क्लास लिया था, उसमें मैं क्या बताया था आपको, थोड़ा सा उसको मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं बताया था कि ममफोर्ड ने किस तरह से जो है नगर को परिभाषित किया था, और फिर मैं बताया था आपको कि नगरों की क्या क्या समस्याएं हैं। उसमें मुख्य रूप से 4 समस्याओं का जिक्र किया था। तो पहला था उसमें रहने के मकानों की कमी एवं गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। दूसरा था जो बताया था आपको, वह था नगरीय सुविधाओं की कमी। और तीसरा था बिजली आपूर्ति में कमी। और चौथा बताया था कि जनसंख्या के हिसाब से नगरों का मैं वर्गीकरण किया था, नगरों को मैं बांटा था उसमें, कि कितनी से कितनी आबादी वाले नगर को किस किस श्रेणी में रखा गया है। तो अब जो अगला बिंदु है जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ, वह है आपका 5वां बिंदु है, वह है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से नगरों की सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। कारखाने अत्यधिक गंदगी फैलाते हैं। नगरों से बहने वाली नदियां प्रायः मल मूत्र तथा कारखानों के कूड़े करकट से प्लावित रहती है। यहाँ तक कि नगर के सभी भागों में पर्याप्त स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। स्वयं मनुष्य अपने घरों को अच्छी प्रकार से साफ नहीं कर पाता है। यही कारण है कि नगरों में पूरे वर्ष कहीं न कहीं बीमारियां तथा कभी-कभी महामारियां फैलती रहती है। नगरों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता है। यदि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है तो भी आम लोग उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नगरों की वायु अशुद्ध रहती है, क्योंकि वाहन, औद्योगिक कारखाने, घरों की अंगीठियां अतुल मात्रा में धुआं निकालकर वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। अब छठा जो इसका है नगरीकरण की समस्याएं, वह है दैनिक उपभोग सामग्री का अभाव। नगर के बढ़ जाने पर भोज्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, जिसको पूरा करने के लिए नगरों को दूरवर्ती क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे साग सब्जी, दूध आदि जो अधिक दूरी से नहीं मंगाई जा सकती, ऐसी स्थिति में महंगी हो जाती है। रहने के स्थानों में कमी होने से अधिकांश लोग नगरों से दूर उपनगरों में रहते हैं, जिससे आने जाने की कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। हजारों मनुष्यों का प्रतिदिन नगर में आना जाना एक सामाजिक समस्या बन जाती है। नगर में चहल पहल भीड़ भाड़ दिखती है तथा लोगों के आने जाने में बड़ा समय नष्ट होता है। इससे उनकी कार्य क्षमता तथा शरीर पर बड़ा अहितकर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपने जाना कि दैनिक उपभोग सामग्री का किस तरह से अभाव होता है। अब 7वां पॉइंट है मकान के किरायों का ऊंचा होना। मकान के किरायों का ऊंचा होना। एक और तो नगरों में मकानों की अकाट्य कमी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी देखने को मिलता है कि नगरों में मकान ऊंचे किराए पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जनसंख्या विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष घोष ने 17वीं नगर नियोजन गोष्ठी में बताया था कि दिल्ली का
आवास योजनाएं समाज विरोधी है। उन्होंने कहा कि राजधानी की आधुनिक सुंदर कॉलोनियों का सर्वेक्षण करने से पता चला कि उनमें 25 से 35% तक मकान खाली रहती है और एक मकान का औसत किराया 1728 रुपया मासिक है। इसके विपरीत निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकानों की कमी है। तो ये आपने देखा कि मकान के किरायों का किस तरह से यहाँ पर ऊंचा है और क्यों है। अब है 8वां पॉइंट, प्रशासकीय सुविधाओं का अभाव। ज्यों-ज्यों नगर का स्वरूप उसकी जनसंख्या वृद्धि के कारण बदलने लगता है, त्यों-त्यों उसके प्रशासकीय प्रबंध की समस्या गंभीर रूप धारण करती जाती है। नगर निगम अथवा नगरपालिका का कार्यक्षेत्र भी बढ़ने लगता है। इनका कार्य न केवल नगरों की सफाई रखना वरन पीने का जल, बिजली, सड़कें, सीवर, जल प्रवाह की सुविधाएं प्रदान करना भी होता है। इसके साथ ही शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों को जुटाना भी होता है। इन कार्यों में अनेक नागरिक समितियां, पुलिस, न्याय विभाग आदि का सहयोग होता है, किंतु फिर भी नगर की सफाई, प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था गड़बड़ ही रहती है। तो अब आइए 9वां पॉइंट का चर्चा करें, उपनगरों का प्रसार। आज पूरे विश्व में औद्योगिक नगरों के आसपास उपनगरों का जन्म एक सामान्य गुण हो गया है। बहुधा बहुधा या अधिकांशतः मध्यम श्रेणी के लोग नगरों की भीड़-भाड़ तथा महंगाई के कारण बाहर की ओर भागते हैं, जिससे गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती है। पहली समस्या तो उपनगरों में जनसंख्या का घना होना है। जैसे ही उपनगरों का घनत्व बढ़ने लगता है, वैसे ही वहाँ पर प्रमुख नगर की भांति ही निवास गृहों, दफ्तरों तथा यातायात की कठिनाइयों का अनुभव होने लगता है। हजारों लोगों के लिए नगरों में रोजाना आना जाना एक समस्या बन जाती है। उपनगरों के प्रसार का प्रभाव प्रमुख नगर पर भी पड़ता है। जैसे ही मनुष्य सुअवसर पाकर उपनगरों में व्यापार, उद्योग आदि की दृष्टि से स्थानांतरित हो जाते हैं, वैसे ही निम्न श्रेणी के लोग सुअवसर पाकर उपनगरों से मुख्य नगरों में आ जाते हैं और रोजाना आने जाने के खर्च से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं निर्धन होने के कारण ये लोग नगरों के इस भाग को भी गंदा कर देते हैं, जिससे इस भागों में किराया अपने आप कम हो जाता है और वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। दिल्ली, कानपुर, आगरा, कोलकाता आदि नगरों के प्राचीन भाग ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां एक समय अच्छे अच्छे व्यापारी तथा उद्योगपति रहते थे, किंतु अब ये क्षेत्र किंतु अब ये नए क्षेत्रों में आ गए हैं और उनकी जगह निर्धन जनता रहती है। तो मित्रों, जो मैं ऊपर चर्चा किया, ये सारी समस्याएं नगरों में आपको बहुतायत रूप से देखने को मिलती है। अब है कि ये सारी समस्याएं इस बात की ओर संकेत करती है कि नगरों का न केवल पुनरुद्धार किया जाए, वरन नए नगरों को योजनाबद्ध प्रणाली के अंतर्गत ही बसाया जाए। नगरों को विशाल आकार में परिवर्तित होने से रोका जाए। अतः नगरों को वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाए और यदि निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि यदि शहरों को अब भी यदि योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया जाएगा तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जिन समस्याओं का भी मैं चर्चा किया, ये समस्याएं और भी विकराल हो सकती है, जैसे सीवरेज की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे रहने की आवास की समस्या हो, प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे वह वायु प्रदूषण की समस्या हो, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो। ये सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी, विकराल होती चली जाएगी और लोगों का जीना जो है वह दुभर होता चला जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन के अलावे जो सरकारी नीतियां हैं, चाहे वह राज्य स्तर की नीतियां हो, चाहे वह
केंद्र स्तर की सरकार की नीतियाँ हो, उसके लिए शहरों को बसाने के लिए नए नए शहर बसाया जाए, शहरों का विकेंद्रीकरण किया जाए, एक ही जगह एक ही शहर का विकास पर ध्यान नहीं दिया जाए, छोटे छोटे जो है वह कस्बों को या छोटे छोटे शहरों को जो है विकास पर मास्टर प्लान के तहत उसको विकास किया जाए। और यदि शहरों का विकेंद्रीकरण होगा तो निश्चित रूप से जो समस्याएं एक जगह देखने को मिलती है वह समस्याएं बहुत हद तक दूर होगी। अब शहरों का विकेंद्रीकरण किस रूप में किया जा सकता है, तो शहरों का विकेंद्रीकरण करने के लिए जैसे शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए एक शहर को विकसित किया जाता है तो उसको अलग अलग शहरों में विकसित किया जाए। शिक्षा का जितना भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वह मेडिकल कॉलेज हो, तो उसको अलग अलग शहरों में सेटअप किया जाए। उसी तरह से प्रशासकीय जो व्यवस्था है उसको भी एक शहर में केंद्रित न करके अलग अलग जगहों पर उसको स्थापित किया जाए। तो इस तरह से जो खास शहर पर जो जनसंख्या का भार है, चाहे वहाँ पर जो दबाव है मानव जनसंख्या का वह कम होगा और इस तरह से जो समस्याएं उत्पन्न होती है नगरीकरण से वह कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपने इस क्लास को बहुत ही एंजॉय किया होगा, आपने इसको समझा होगा और अब इस पूरे क्लास को आपको जो इसका पहला भाग में लेक्चर दिया था और दूसरा जो भाग लेक्चर दिया हूँ दोनों को मिला करके आप एक नोट्स तैयार कर लेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से फिर आप तैयारी करेंगे। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक नया टॉपिक लेकर के, तब तक आप अपना स्वाध्याय जारी रखिए और कांटेक्ट में बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए और कहीं कोई समस्या हो तो आप बेधड़क बेहिचक जो है आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।